अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादुर गुरामानी। नादरीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सैलाब की जो सूरत हाल है उसके बायस कई इलाके इस वक्त सैलाब की जद में हैं। सैलाब की सूरत हाल के दौरान ही ख़ुद जो हुकूमती वज़रा हैं, जो हुकूमती रहनुमा हैं, वो इंतज़ामिया के ऊपर सवालात भी उठा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने हाल ही में जो तनकीदी बयानात दिए, उसके बाद आज कौमी असम्बली के अंदर हनीफ अब्बासी ने नाम लिए बगैर तनकीद भी की ख्वाजा साहब के ऊपर, और उन्होंने ये भी कहा कि माजी में भी अगर किसी को सिस्टम के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात होते थे तो वो इस्तीफ़े दे देते थे, तो अगर आपको इतराज़ात हैं तो आप इस्तीफ़े दे दें। हनीफ अब्बासी साहब ने कोई नाम तो ख्वाजा साहब का नहीं लिया, लेकिन जो उनका इशारा था और जो कहा गया, एक तासुर दिया गया कि शायद उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को ये जवाब दिया है। फिर हाल ही में हमने देखा कि जो PTI ने कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े दिए, उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने यह कहा कि वो इस्तीफ़े फ़िलहाल कबूल नहीं करेंगे, लेकिन PTI से ये एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद PTI से हुकूमत का राब्ता भी हुआ है। और लेकिन उन तमाम चीज़ों के बाद हमने ये देखा कि आज बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इस्तीफ़े दिए हैं, फ़िलहाल वो इस्तीफ़े वापस नहीं लिए जा रहे। फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कालाबाग डैम के हवाले से बयान दिया, उसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और ANP ने मुखालफत भी की है। इन इशूज़ पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो सैलाब की सूरत हाल है, ख़ास तौर पर सियालकोट, मुल्तान और सखर में, वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। हम सबसे पहले मुल्तान की सूरत हाल जानते हैं। तासुर सुबानी हमारे साथ मौजूद हैं। तासुर, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं मुल्तान के अंदर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि दरिया चनाब का बड़ा सैलाबी रेला इस वक्त मुल्तान की हदूद में हेड मोहम्मद वाला पे जो है वो दाखिल हो चुका है और बड़ी तबाही फैला रहा है। ये जो मुतअद्दिद बस्तियां हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। इंतज़ामिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। मैं आपको बताऊं कि मुल्तान शहर को बचाने के लिए 3 बंद हैं, जिसमें पहला जो बंद है वो उसे बंद अकबर कहते हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद है वो पत्थर यहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं, पत्थर लगाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ मशीनरी भी यहाँ पर मौजूद है। अगर शहर की तरफ पानी आता है तो उसको बचाने के लिए कोशिशें की जाएंगी। जबकि जो दूसरा बंद है मुल्तान का, वो शेरशाह बंद है, उसको भी तोड़ा जाएगा और उसको इस वक्त निगरानी भी की जा रही है कि कहीं पानी या वहां से जो है वो शहर की तरफ ना आ जाए। वहां पर डायनामाइट भी लगाए गए हैं, क्योंकि शेरशाह जो पुल है उसको बचाने के लिए बंद शेरशाह की जो है वो मुकम्मल हिफाजत की जाती है। दूसरी जानब मैं आपको बताऊं कि बंद बोसन, एक जो मुल्तान का बंद है, उसकी भी कड़ी निगरानी की जा रही है। उसके साथ मुतअद्दिद बस्तियां हैं जिनमें पानी दाखिल हो चुका है। इस वक्त आप पीछे देख रहे हैं कि ये बस्तियां हैं जो कि सैलाब की जद में आ चुकी हैं। पानी यहाँ पर जो है वो पहुँच चुका है। इस जानब भी अगर आपको कैमरामैन दिखाए तो ये सामने घर हैं। ये घर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर पानी की जद में आ चुके हैं। पीछे हम देख रहे हैं लोगों का सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, सोलर भी पड़े हुए हैं। लोग जो हैं वो अपने मवेशियों के साथ जो है वो यहाँ से नकल मकानी करने में इस वक्त भी मसरूफ़ हैं। इंतज़ामिया की जानब से पिछले 3 दिन से कोशिश की जा रही थी कि लोगों को निकाला जा सके, लेकिन कुछ लोग बाज़िद थे, अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो अब उनको जो है वो यहाँ से निकाला जा रहा है। जी, मुल्तान की सूरत हाल के हवाले से जो तफसीलात थी वो हमने आपके सामने रखी। अभी सियालकोट से इमरान सादिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। इमरान, ये बताइएगा कि सियालकोट के अंदर कहाँ कहाँ जो कैंप्स हैं वो कायम किए गए हैं और लोग मुतमईन हैं जो इस वक्त इंतजामात किए गए हैं इंतजामिया की जानिब से? जी बिल्कुल, सियालकोट में सैलाब आने के बाद जो है 3 शहर में रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पक्कागड़ा में कायम जो रिलीफ कैंप है, उसमें जो मेडिकल रिलीफ कैंप भी बनाया गया और साथ जो झुग्गियों वाले लोग हैं उन्हें इधर मुंतकिल किया गया है। मेरे साथ इस वक्त इस इलाके के जो झुग्गियों वाले लोग हैं उनमें से एक खातून हैं, उनसे जानते हैं कि वो उन्हें कैसे सहूलियत मिल रही है। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ खाना पीना साफ पानी मिलता, मेडिकल मिलती भी, ठीक है ना, ते रहने लिए छत मिली है। इधर डॉक्टर तैमूर साहब हेल्थ की जानब से उन्हें पूछते हैं कि इन्हें मेडिकेशन के लिए कौन सी सहूलियात दी जा रही है और क्या क्या बीमारियां हैं जिनका ये इलाज करें। जी डॉक्टर जी, मेरा नाम डॉक्टर तैमूर अहमद है। हेल्थ की जानिब से हमने इधर रिलीफ कैंप लगाया हुआ है और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक इधर तमाम तिब्बी सहूलियात हम फराहम कर रहे हैं। मेरी डॉक्टर तैमूर से बात हुई, उनका कहना था
कि यहाँ जो मेडिकेशन की जा रही है, इनको जल्दी बीमारियां या पेट की बीमारियां, उसका मुकम्मल इलाज किया जाए। चलो ठीक है इमरान सादिक, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब ये जो सैलाब के हवाले से बात हो रही है या इस वक्त रावी और सतलुज की जो सूरत हाल है उसके हवाले से ये कहा गया है कि अब ये सारा पानी सिंध की तरफ जाएगा। तो सिंध हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो भी हम आपके सामने रख चुके हैं पहले भी, लेकिन अब जो सखर की सूरत हाल है वो हम उबैदुल्ला शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। उबैदुल्ला, ये बताइएगा कि दरिया के करीब जो आबादी है वहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद थे पहले भी हमने देखा, क्या अभी इंतज़ामिया ने उनको वहाँ से मुंतकिल कर दिया है और अभी क्या सूरत हाल है सखर के अंदर? जी, सिंध के तीनों बैराजों पर इस वक्त जो है निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। गुज़िश्ता रोज़ जो है पानी की सतह में कमी देखने में आई थी, ताहम अब जो है उसमें इजाफा हो गया है। सैलाबी पानी जो है अब कच्चे के इलाकों में दाखिल हो गया है, वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग फंस कर रह गए हैं। हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से जो है उन्हें निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया गया है। हुकूमत सिंध की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि 4 सितम्बर को गुड्डू बैराज के मकाम पर दरिया सिंध में दाखिल होने वाला सैलाबी रेला 8 लाख से ज़ायद नहीं होगा। तहम अगर 9 लाख क्यूसिक पानी भी दरिया सिंध में दाखिल हुआ तो उससे निपटने के लिए भी जो है हुकूमत सिंध ने इंतजाम कर रखे हैं। इस हवाले से जो है मुख्तलिफ ब्रीफिंगें दी जा रही हैं। मीडिया को ये बताया जा रहा है कि जो है इस सैलाब आने वाले बड़े सैलाबी रेले से जो है सिंध में 16.5 लाख अफराद मुतासर होंगे और 753 जो है वो देहात भी मुतासर होंगे, जिनको रेस्क्यू करने या वहाँ पर रिलीफ का काम करने के लिए हुकूमत सिंध ने तमाम इंतजाम कर लिए हैं। मैं बताता चलूँ कि 2010 में भी जो सिंध में सैलाब आया था उसके दौरान भी इसी तरह के दावे किए गए थे, मगर जब वो सैलाबी रेला सिंध में दाखिल हुआ और उसने तबाही मचाई तो हुकूमत की जानिब से की गए तमाम इंतजाम जो हैं वो धरे के धरे रह गए। चलिए ठीक, शुक्रिया उबैदुल्ला आपका। नाज़रीन, अब जो महकमा मौसमियात की जानिब से एक पेशगोई की जा रही है बारिशों के हवाले से, या जो कल बारिश हुई उस हवाले से इरफान बिर्क साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अभी क्या मुल्क के अंदर मज़ीद बारिशों का इम्कान है? देखिए जी, अभी भी ये वाला जो बारिशों वाला सिलसिला है ये अगले 24 से 48 घंटे जो हैं ये शुमाल मशरकी पंजाब और उससे मुल्हिका जो इंडिया के इलाके हैं वहाँ पर ये मज़ीद बारिश कर सकता है और बाज़ इलाकों में जो है वो मूसलाधार बारिश होगी। इससे जो है अभी भी खदशा है कि आपके हमारे जो मशरकी दरिया हैं उनमें मज़ीद पानी आए। ख़ास तौर पे जो सतलुज का दरियाए सतलुज है उसमें जो है वो पानी बरकरार रहेगा, पानी में उतार चढ़ाव होता रहेगा, लेकिन जब तक ये मानसून पीछे नहीं हटता तब तक जो है ना उसमें सतलुज में पानी जो है ना उसमें कमी तो आ जाएगी, लेकिन उसमें जो उसका ख़तरा होगा, खदशा होगा वो तब तक रहेगा जब तक मानसून जो होती है इंडिया के इलाकों से भी थोड़ी सारी पीछे हट नहीं जाती, क्योंकि उनके जो डैम है ख़ास तौर पे पांग और बाखरा वो फिल हो चुके हैं जी। तो ये जो मानसून का सिलसिला है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये कब तक जारी रहेगा? देखिए, ये जो मानसून है अभी तो ये अगले 42 घंटे जो हमारे बलाई इलाकों में ये वेदर करेगा, उसके बाद जो है ये साउथ में साउथ पंजाब और मशरकी इलाके जो होंगे पंजाब के ख़ास तौर पर ये अगले 5, 6, 7 और 8 तारीख को जो होगी 8 सितंबर तक ये वहाँ पर बारिश होगी। ताहम ये जो दरियाओं के जो कैचमेंट हैं या दरियाओं के जो अपर कैचमेंट्स हैं उनमें काफ़ी हद तक जो है ना ये कमी आ जाएगी 2 दिन के बाद, और ये प्लेन एरियाज़ में चला जाएगा, वहाँ पर बारिशें होंगी। तो इरफान साहब, कल जो इस्लामाबाद के अंदर बारिश हुई आप समझते हैं कि वो क्लाउड बर्स्ट था, क्योंकि ऐसा तासुर दिया जा रहा था लोगों की तरफ से? देखिए, जो पाकिस्तान के बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हमारी जो है वो ऑब्जर्वेशन स्टेशन अगर नहीं है तो हम उसके बारे में वसूख से नहीं कह सकते, लेकिन जो इस्लामाबाद में कल जो बारिश हुई है अगर हम उसकी बारिश की रफ्तार को मैयर करें, बारिश की रफ्तार के मुताबिक बात करें, रेन रेट के मुताबिक बात करें तो वो क्लाउड बर्स्ट की कैटेगरी में ही आता है। चलें, तो ये इरफान साहब आखिर में ये बताइएगा कि अभी भी कौन से इलाके हसास हैं जहाँ पर आप समझते हैं कि लोगों को मोहतात रहना पड़ेगा? देखिए, अभी जो ये जो अगर फ्लड की बात करें तो ये फ्लड अभी जो है ना वो त्रीमू से तकरीबन गुजरने वाला है और सिद्धनाई से भी जो है ना वो आगे जा रहा है, ये पंजनाद की तरफ जाएगा। अब आगे जाके जो है ना पंजनाद और तौंसा और फिर गुद्दू के जो इलाके होंगे, मतलब ये जो कच्चे के इलाके आपने बात की,
तो यहाँ पर जो है ना वो अब इंतज़ामिया को जो है ना वो कुछ जो है ना वो प्रोटेक्शंस करने की ज़रूरत है। जी चलें, ठीक है, शुक्रिया इरफान साहब आपका। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वफाकी वज़ीर कैसर रहमान शेख साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त जो सैलाब के हवाले से सूरत हाल है, माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से जिन इलाकों को नुकसान पहुंचा है और जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है, उस हवाले से हमने तफसीलात आपके सामने रखी। लेकिन हाल ही में जो ख्वाजा आसिफ साहब ने इंतज़ामिया के ऊपर तनकीद की, जिनके नाम लिए लोगों के और जिनको ज़िम्मेदार ठहराया, जो सियालकोट के अंदर ख़ास तौर पर कब्ज़ों के हवाले से और सड़कों के टूटने के हवाले से उन्होंने एक मामला उठाया, उस पर आज जो अब्बासी साहब हैं, हनीफ अब्बासी साहब, उन्होंने भी नाम लिए बगैर जवाब भी दिया ख्वाजा आसिफ साहब को। हम इसी पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर कैसर रहमान शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो अब सैलाब के बायस अगर आप देखें तो जहाँ पर नुकसान हुआ है वहाँ पर कई सवालात भी उठ रहे हैं कि सड़कों के ठेके जो है वो किसको दिए गए, जो कब्ज़े हुए हैं वो उस हवाले से किसने उन लोगों को फैसिलिटेट किया। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो बड़े नाला नज़र आ रहे हैं हालिया दिनों में, अगर कुछ बयानात उनके आपकी नज़र से गुजरे हों, आप क्या कमेंट करेंगे सर इन बयानात पर जो ख्वाजा आसिफ साहब उठा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कल कौमी असम्बली में मौजूद था जब ख्वाजा आसिफ साहब ने ये तकरीर की, स्पीच की कौमी असम्बली में। देखिए, ये तो एक जायज़ बात है, अगर किसी ने भी ये जो नालों को की जगह को कब्ज़ा किया है या दरिया के बेड पे कोई ऐसा उन्होंने तजावज़ात किए हैं और अपनी कंस्ट्रक्शंस की हैं, और इसी तरह जो दरख्तों की कटाई हुई है, तो इसी, और वैसे हमारा मालियाती तब्दीली हो रही है तो दरख्तों की बहुत बड़ी तादाद में कटाई हुई है, तो इनका है ना, ये तो तदारक करना चाहिए। हर हुकूमत का फ़र्ज़ है कि उसका जो नाजायज़ बातें हैं, नाजायज़ तरीके से हुआ है, उसका तदारक किया जाए, सही तरह इन्वेस्टिगेट किया जाए। ख्वाजा आसिफ साहब ने कोई नाम भी लिए हैं तो बिल्कुल हर चीज़ की तहकीक होनी चाहिए, उसमें तो किसी दो राय ही नहीं हो सकती ना। जो नाजायज़ हुआ है या गलत हुआ है या गैर कानूनी हुआ है, उस पर तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। ये इसका ही नतीजा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो दरख्तों की कटाई का मामला आप कह रहे हैं सर, तो फिर हुकूमत तो पंजाब के अंदर भी मुस्लिम लीग नून की है, वफाक में भी है, तो आप समझते हैं कि फिर कार्रवाई नहीं हो रही उनके खिलाफ? तहकीकात होनी चाहिए ना, ये पॉइंट आउट हुआ है आपने भी, अभी आप बता रहे हैं ना कि आपको भी नहीं, तो वो असल में तो ये मीडिया का काम होता है और अपोजिशन का काम होता है कि ज़्यादातर ये चीज़ें बताई जाएं ताकि कैबिनेट में या कहीं भी वो डिस्कस किया जा सके। अब अपोजिशन तो और कुछ कर नहीं रही, बाइकाट के अलावा या धरने देने के लिए, या वो कहते हैं तहरीक चलाओ, उसके अलावा ये तो काम ही अपोजिशन का होता है कि जो कुछ अगर कोई चीज़ रह गई होती है या कोई ऐसा मामला होता है जिसमें कानून की अमलदारी नहीं हुई है तो उसको पॉइंट आउट किया जाए, और मीडिया का भी यही मामला है। ये तो हमारे वज़ीर मोहतरम ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए, तो हमारी तरफ से ही पॉइंट आउट हुआ है, उसका बिल्कुल तहकीक होनी चाहिए। हमारी हुकूमत है और कोई भी हुकूमत होगी उसका ये फ़र्ज़ होता है, और अगर कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं होगी तो हुकूमत के ऊपर तो तनकीद होगी ना। अब ये तो इन्वेस्टिगेट करने की बात है। ठीक है, लेकिन सर ये जो आपने अपोजिशन का जिक्र किया, तो उन्होंने जो कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े दिए हैं, कल स्पीकर साहब ने यह भी कहा कि वो इस्तीफ़े फ़िलहाल मंजूर नहीं करेंगे, इस पर मुशावरत होगी। आज बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि वो इस्तीफ़े वापस नहीं ले रहे। ऐवान के अंदर आपको कोई ऐसा माहौल महसूस हुआ, ऐसा आपको महसूस हुआ कि शायद कोई बातचीत हो और PTI वापस कायमा कमेटियों में आ जाए? देखिए, हम तो यही चाहते हैं, आज से नहीं शुरू से ही उनसे चाह रहे हैं कि वो पार्लियामेंट में अपना रोल प्ले करें। जब इलेक्शन हुआ ना, सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट में यानी नेशनल असम्बली में उनकी सीटें थी, सबसे बड़ी पार्टी थी। उनको बाकायदा हमने ये पीपल पार्टी की तरफ से और मुस्लिम लीग की तरफ से भी, पीपल पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो उनको साथ शामिल होकर हुकूमत करना चाहते, और हमें भी कोई एतराज़ नहीं था कि वो उनकी बड़ी है। असल बात ये है कि वो बाईकाट से निकल ही नहीं रहे। अपनी हुकूमत पंजाब में थी, वहाँ उन्होंने इस्तीफ़े दे के वो पंजाब की असम्बली ख़त्म कर दी, फिर KPK में अपनी हुकूमत को ख़त्म कर दिया, फिर यहाँ उनकी अक्सरियत हुई, वो सिर्फ धांधली और इस पर
जोर देते रहे, और वो आज वो रिग्रेट कर रहे होंगे। उनकी हुकूमत होती, पीपल पार्टी उनके साथ होती, तो जो आज हमारी हुकूमत है उनकी होती, और वो खुद कमान में होते, लेकिन वो किसी के साथ बैठ ही नहीं सकते। अभी रिसेंटली वो बैठे थे मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, आपने देखा 26वीं तरमीम में सारा मिल के तरमीम हुई, आखिरी दिन तय करके हर चीज़ करके वो हट गए। जब भी कोई इंडिया का हमला हुआ है तब भी पिछले में जब उन्हीं की अपनी हुकूमत थी, जब और वहाँ पे इंडिया के हमने पकड़ा था पायलट्स को, वो उस वक़्त भी हम अगर उनके साथ बैठना चाह रहे थे तो वो हमें भी शामिल नहीं करना चाहते थे। तो आप मुझे बताइए, हम तो कहते हैं कि ना इस्तीफ़े दें, और स्पीकर साहब ने भी बड़ा अच्छा किया है जो उनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए। ये पार्लियामेंट में अपना रोल प्ले किया, उनका रोल ही नहीं है पार्लियामेंट में, मुझे नहीं समझ आती। और दूसरी बात ये है कि अगर हम इख्तलाफ ही करते रहेंगे, अभी भी 2% कुल कौमी तरक्की, कल मैंने पूरी तकरीर की है कौमी असम्बली में कि प्रेसिडेंट शी ने, जो चाइना के सदर हैं, उन्होंने SCO कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि ग्लोबल होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, और ग्लोबल जो है वो कवर करना चाहिए, सारी दुनिया को मिल के मामलात का हल निकालना चाहिए मैन काइंड के लिए। ये चाइना का बहुत बड़ा कमाल देखिए ना, ये मैं चाइना जाता हूँ, पिछले 52 साल से जा रहा हूँ रेगुलर उनके बाद, जो मैंने देखा है कि किस तरह उन्होंने अपने 700 मिलियन लोगों को, 70 करोड़ लोग जो कि गुर्बत की लकीर के नीचे थे, उनको गुर्बत से निकाल दिए। और हमारे यहाँ ये क्या करेंगे इन इलेक्शनों को, इन पार्लियामेंट को, अगर हम झगड़ते ही रहेंगे, हम आपस में बैठ ही नहीं सके, क्या होगा? कभी कभी मार्शल आ जाएगा, और कभी हम आप ये झगड़े कर कर के कोई देखिए होता क्या है, पॉलिटिशियन का काम कि रिकन्सिलिएशन करनी होती है, कोई ना कोई सुलझाना काम है। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मामलात कौन ख़राब कर रहा है शेख साहब, आपकी नज़र में कौन मामलात फिर PTI के अंदर ख़राब कर रहा है? मेरी नज़र में तो वो कर रहे हैं जो बाइकाट कर रहे हैं, जो हर वक्त शामिल ही नहीं होना चाहते। देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम, हमने उनको कहा कि आज ये बैठ जाइए, कई बार तो मैं उनको कह चुका हूँ कि देखिए अपनी ज़िंदगी में मैंने तो ये देखा है कि किसी जगह भी डायलॉग में आप शिरकत करते हैं ना, तो आपको उसका फ़ायदा पहुँचता है, चाहे मैंने अपनी बिजनेस लाइफ में देखा हो या पॉलिटिकल लाइफ में देखा हो। ये किसी के साथ बैठना ही नहीं चाहते, हर चीज़ में वो कहते हैं अकेला एक आदमी या एक चंद लोग सारा करें। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो मिलजुल के आपको आगे बढ़ना होगा। आप बता दीजिए कि ये 1.5 साल हो गया है, कितनी उन्होंने हुकूमत से पॉलिसीज़ पे बात की है नेशनल असम्बली में, सिर्फ यही कहते हैं, गालियाँ निकालते हैं या एक दूसरे के दुश्मन तुराजी होती है। आप तो ये बताइए ना, कोई भी अगर हमारी तरफ से भी कोई है तो वो बताएं कि क्या हो रहा है। हम तो कह रहे हैं उनके आए के बैठे, वो डायलॉग करते नहीं हैं, उससे पहले बाइकाट कर देते हैं। तो ये तो जानबूझ के, इसका मतलब है कि मुल्क की हालत को सुलझाना नहीं है। जब तक देखिए, मैं चाइना की जो मिसाल दे रहा हूँ ना, उन्होंने 35 साल 10% ग्रोथ की है, तरक्की की है रेगुलर। हमारे यहाँ इस वक्त भी हमारा मुल्क आगे भी नहीं बढ़ रहा, 2% 3% इस वक्त ग्रोथ होगी। ये जो हमारा एस्टीमेट है उसमें से ये सैलाब आ गया है तो शायद वो ग्रोथ और कम हो जाएगी। 2% तो आबादी बढ़ रही है। अब हम मिल के लड़ते रहेंगे, आपस में इख्तलाफ करेंगे, होगा क्या? मुल्क का जो सूरत हाल है, इकानमी, हम दुनिया के आखिरी मुल्कों में हैं इकानमी के लिहाज से, तो अकेला कोई भी इस पार्टी हो, ये जमहूरी सिस्टम में अगर लोगों को गुर्बत से नहीं निकालेंगे, अगर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर नहीं होगा, अगर उनको ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन शेख साहब, ये जो गंडापुर साहब ने कल कालाबाग डैम के हवाले से एक बयान दिया है, जिसकी मुख्तलिफ जमातों ने मुखालफत भी की है, पीपल्स पार्टी ANP ने भी मुखालफत की है, आप किस तरह देख रहे हैं सर? ये जो सैलाब के बाद एक डैम्स के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ है, लोग ये कह रहे हैं कि डैम्स बनने चाहिए, और कुछ लोगों की राय है कि सैलाब से डैम्स का कोई लेना देना नहीं है। आप गंडापुर साहब के बयान को किस तरह देख रहे हैं? मैं उनके बयान को बहुत सराहता हूँ, उन्होंने बहुत ही अच्छा बयान दिया। देखिए, इस वक्त उन्होंने यही कहा है कि जो स्टेट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी जो रियासत है वो इम्पॉर्टेंट है, लोग इम्पॉर्टेंट है, बजाय कि हम अपनी अपनी पार्टी की बात करें या अपने सूबों का तो आप समझते हैं शेख साहब के कालाबाग डैम बनना चाहिए? मैं बहुत विगोरसली, आज से नहीं, मैं तो शुरू से, जब मैं पिछले
कोई 28 साल से कौमी असम्बली का मेंबर बन रहा हूँ, हर वक्त मैंने तो एक ही बात की, उसके बगैर नहीं होगा। चलो कालाबाग डैम पे अगर कंसेंसस नहीं भी बना था तो और कोई डैम बन जाते। मेरे चिन्योट में डैम की गुंजाइश है, वहाँ पे डैम बना दें। लेकिन कालाबाग डैम से हमने नुकसान किया है ना करके। जो बिजली की आज हालत है, जो महंगी हम दे रहे हैं, हम सारी इंडस्ट्री हमने रोक के रख दी है। कौन सी इंडस्ट्री हमारे यहाँ चल रही है इस ऊंचे रेटों पे बिजली के, और वो सबसे सस्ता जरिया है इलेक्ट्रिसिटी का और पावर का। तो हमने तो वेस्ट कर दिया उस वक्त, तो मौका ज़ाया कर दिया। अब भी अगर देखें उसकी फिजिबिलिटी क्या बन सकती है और क्या उसका बेनिफिट है। हमने तो देखिए हमारी सारी एक्सपोर्ट ख़त्म हो गई, नहीं हो रही, क्योंकि बिजली के रेट ऊंचे होंगे तो आपकी इंडस्ट्री कैसे चलेगी। मैं इस वक्त बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का फेडरल मिनिस्टर हूँ। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तभी लोग करेंगे जब उनका कास्ट ऑफ डूइंग बेहतर होगी, कास्ट ऑफ डूइंग। लेकिन सर फिर जो आपकी इत्तेहादी जमात है, पीपल्स पार्टी हो गई या ANP हो गई, वो तो सर मुखालफत कर रही है कालाबाग डैम की, और डे वन से तो मैं देखिए ना, ये तो अब सारे जमहूरी निज़ाम को समझना चाहिए कि अगर जब तक कोई एक पार्टी भी मेजॉरिटी तो नहीं ले सकी। अब यहाँ जो ये जमहूरियत में तो अक्सरियत के साथ ही फैसले हो सकते हैं ना। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग पूरी सपोर्ट भी कर देगी और दूसरी पार्टियां या दूसरे सूबे नहीं करेंगे, तो आप बताइए हमने फेडरेशन को भी मिल कर रखना है। तो ये तो कंसेंसस, इसी की जो मैं बात कर रहा हूँ कि हम कब सीखेंगे आपस में मिल के काम करने का और कोई ना कोई कंसेंसस बनाने का। अगर नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क जो हालत बनी है, हमारे लोगों को हालत क्या होगी। लोगों को कोई देख नहीं रहा। लोग, मैं जाता हूँ अपने इलाकों में, जो अभी ये सैलाब से मेरा पूरा चिन्योट का इलाका डूबा पड़ा है, वहाँ सैकड़ों देहात जो है पानी में है। हमारी सारी फसल, मूंजी की फसल, हमारी मकई की फसल तबाह हो गई है। और उसके बाद जो घर हैं, कच्चे घर हैं, वो लोग उनके हो गए हैं। खुशकिस्मती थी इस बार, क्योंकि हमारी लोकल जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने आगाह कर दिया था पहले से। तो चिन्योट का कोई 2 अफराद हलाक हुए, ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ, और डंगर जानवर का भी ज़्यादा नहीं हो। लेकिन जब तक हम मिल के नहीं सोचेंगे, जैसे आपने खुद कहा, अगर पीपल पार्टी फ़र्ज़ कीजिए मुखालफत कर रही है, तो हम एक नहीं करवा सकते। कोई भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होती। क्या हुई है प्राइवेटाइजेशन या नहीं हुई है, तो मामलात तो हल नहीं हो रहे ना। सिस्टम को क्या किया जाए अगर सिस्टम रिज़ल्ट नहीं दे रहा। इस जमहूरियत से, मैंने कल अपनी तकरीर में कहा है कौमी असम्बली कि जमहूरियत में, और अगर ये इदारों से अगर हम रिज़ल्ट नहीं, लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचे। चाइना ने 70 करोड़ लोगों को, उनके यहाँ तो जमहूरियत नहीं है ना, लेकिन उन्होंने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल दिए। हम गरीब और बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह तो नहीं करे, अगर मिल के बैठना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हम सारे अपने मुल्क को खुद तबाही की तरफ पहुंचा रहे हैं। ठीक है शेख साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, वज़ीर कैसर अमन शेख साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद PTI का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो गंडापुर साहब का एक बयान है, उस पर पीपल्स पार्टी और ANP का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। अलबत्ता वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब के बयान की हिमायत ज़रूर की है। इस वक्त शौकत यूसुफ़ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो कल और आज भी जो गंडापुर साहब ने कालाबाग डैम के हवाले से बात की है, उसकी मुखालफत की जा रही है। पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ है और ANP का भी। आप सर क्या समझते हैं? आप समझते हैं कि ये PTI का यही ओपिनियन है या ये गंडापुर साहब का ज़ाती बयान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये इंतहाई हसास मामला है। कालाबाग डैम शुरू दिन से मुतनाज़ा रहा और उसमें मुतनाज़ा होने की टेक्निकल वजह थी। और उस वक्त की हुकूमतें अगर मुखलिस होती डैम बनाने में, तो टेक्निकल चीज़ें जो है वो उनको सॉल्व किया जा सकता था, वो सूबों को एतमाद में लिया जा सकता था। 2 सूबों ने उस पर एतराज़ किया था, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने, और वो उसकी मेन वजह जो थी वो टेक्निकल इश्यूज़ थे। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बयान दिया ना, वो डैमों की अहमियत को देखते हुए कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा डैम होने की ज़रूरत है और हमेशा से रही है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे हुक्मरान जो है वो उसमें रहे कि जी कालाबाग डैम नहीं बन सकता, मुतनाज़ा है। तो बादशाह डैम का जो है इफ्तिताह सिर्फ करके उसको छोड़ दिया, मोमन डैम को छोड़ दिया गया। जब इमरान खान की हुकूमत आई तो फिर बादशाह डैम पे भी काम शुरू हुआ, मोमन डैम पे भी काम शुरू हुआ। और अब अगर कालाबाग डैम भी बनाना है तो उसके लिए
लाजमी है कि आप सूबों को एतमाद में लें और जो टेक्निकल वजूहात है जिसकी बुनियाद के ऊपर इसकी मुखालफत होती रही उनको दूर करने की कोशिश करें। तो ये तो उस वक्त भी कोशिश नहीं की गई, वफाकी जो हुकूमतें रही, पीपल्स पार्टी की रही, तो आप समझते हैं कि सर बनना चाहिए? मैं देखें सिर्फ कालाबाग डैम नहीं और भी बहुत सारे डैम बनने चाहिए, पाकिस्तान को जरूरत है। अभी देखें ना, अब सिर्फ मंगला डैम और तुरबेला डैम पे तो पाकिस्तान नहीं चल सकता ना। वो तो यही तो आज वजह है कि आपकी इंडस्ट्रियां बैठ रही हैं, आपकी इंडस्ट्रियां कम्पीट नहीं कर पा रही हैं दूसरे ममालिक के साथ, बिजली महंगी होती जा रही है। उसकी वजह ये है कि आप IPPs के जरिए, तेल के जरिए आप बिजली पैदा कर रहे हैं। हाँ। लेकिन शौकत साहब, जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो ये राय रखते हैं कि इस वक्त जो सैलाब है या खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो उसका डैमों से कोई लेना देना नहीं है, डैम्स जो हैं इन सैलाबों को नहीं रोक सकते। नहीं, मैं सिर्फ सैलाब की बात नहीं कर रहा हूँ, सैलाब तो अपनी जगह, डैमों की जरूरत है कि आप अपने जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो बढ़ाएं। आपकी जो एनर्जी की जो तवानाई का बहरान है वो ख़त्म है मुल्क से, लेकिन आप एक तवानाई बहरान की वजह से आपकी इंडस्ट्रियाँ रुक गई हैं, आपका रोज़गार ख़त्म हो गया है, आपका जो एक्सपोर्ट है वो कम होती जा रही है। क्योंकि जो इस वक्त देखें ना, जो प्रोडक्ट इस वक्त पाकिस्तान में बन रही है, मौजूदा बिजली के नरखों को आप देख लें, गैस के नरखों को देख लें, तो उसमें तो आप कम्पीट नहीं कर सकते हैं बाहर के मार्केटों के साथ। तो इसलिए लाजमी है कि आप पानी से सस्ती बिजली पैदा करें और ग्रीन एनर्जी होगी, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको सस्ती बिजली मिलेगी, रोज़गार बढ़ेगा, कारोबार होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, पाकिस्तान के मईशत बेहतर होगी। तो बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो वो लेकिन शौकत साहब, यहाँ पर एक सवाल, ख्वाजा आसिफ साहब का सर हाल ही में आपने बयान देखा होगा कि वो जो पंजाब की हुकूमत है या ओवरऑल इंतज़ामिया है उन पर वो तनकीद भी कर रहे हैं। फिर आज हमने हनीफ अब्बासी साहब को कौमी असम्बली के अंदर देखा तो उन्होंने नाम लिए बगैर भी ख्वाजा साहब को एक जवाब भी दिया है कि अगर सिस्टम में वो मौजूद हैं, अगर उनको एतराज़ात हैं तो वो इस्तीफ़ा दे दें, जिनको भी उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो ये ख्वाजा साहब की जानिब से जो तनकीद की जा रही है, जो सवालात उठाए जा रहे हैं, सर आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ख्वाजा आसिफ हमेशा कंफ्यूज रहा है और ये ऐसा मिसाइल है जो कभी कभी खुद पे भी फट जाता है। और ये आप देखें ना, इन्होंने जो बयानात दिए पिछले दिनों कि जी वो ब्यूरोक्रेट जो है उनके बड़े असासे हैं बाहर और बड़े वो हैं, और फिर बाद में जब मसला निकला तो उनके अपने ही करीबी ब्यूरोक्रेट का मसला निकला। तो उनके बयानात जो होते हैं ना वो वक्त के साथ होते हैं और वक्त के साथ ख़त्म भी हो जाते हैं, उनकी कोई वक़्त नहीं होती है, ना कोई अहमियत होती है। वो हालात को देख के बयान नहीं देते हैं बल्कि अपने मफाद को देख कर बयान देते हैं, और यही उनका सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि वो उनके बयानात जो होते हैं वो बड़े अजीब से होते हैं। आपने देखा होगा कि किसी ज़माने में वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बड़े बयानात देते थे और आज जो है ना वो फ़ौज की हिमायत में बयान देते हैं। वज़ीर दिफ़ा भी उनको बनाया गया, हालांकि उनको नहीं बनाना चाहिए था वज़ीर दिफ़ा। जो माजी के उनके बयानात देखें, फ़ौज के हवाले से उनके ख़यालात देखें, तो उनको कम अज़ कम वज़ीर दिफ़ा तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल इस हुकूमत से क्या तवक्को की जा सकती है? कोई इनका यानी ना तो ये मईशत ठीक कर सके। हुकूमत शहबाज शरीफ ने देखें 33,000 अरब का कर्जा लिया है। पहले तो हमें ये बताया जाता था ना कि नवाज शरीफ ने मोटरवेज बना रहा है, फलां जगह पे ये बना रहा है। तो इन 33,000 अरब पे कोई बताए कि कौन सी मोटरवे बनी है और कितना कर्जा वापस कर दिया गया है? यदि ये तो आप देखें ना, ये तो लाइबिलिटी बनती जा रही है ना। ये हुकूमत रिफॉर्म 47 की हुकूमत है, ये लाइबिलिटी बनती जा रही है। इसने अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकी या पाकिस्तान की माशी मुश्किलात को दूर नहीं कर सकी। अगर आप कर्जा लेके मुल्क को चलाते हैं तो ये तो सबसे बड़ी नालायकी है। कल स्पीकर साहब ने जो बात की है कि PTI के जो कायमा कमेटियों से इस्तीफे हैं वो कबूल नहीं किए जाएंगे और मुशावरत के बाद आगे बढ़ा जाएगा, तो क्या PTI इस्तीफों के मामले पर अपने फैसले पर नजरसानी कर सकती है? फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो अभी तक का फैसला है वो तो यही है कि उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं और स्पीकर की मर्जी है, वो करे ना करे। इससे पहले भी आपने देखा कि ये अपने जो है ना इनकी सियासत खेल रहे हैं, लेकिन बाद में आपने देखा कि फिर वो इस्तीफे इन्होंने कबूल भी कर लिया। जब हमने कहा कि जब हम इस्तीफे नहीं दे रहे हैं तो फिर उसके बाद इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया
चलें, ठीक है शौकत साहब, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। नाज़रीन, शौकत यूसुफ की गुफ्तगू आपने सुनी। इससे पहले जो वफाकी वज़ीर कैसर अमीन शेख साहब ने अपना पॉइंट रखा कालाबाग डैम के हवाले से, PTI के साथ मुज़ाकरात के हवाले से, वो सूरत हाल भी हमने आपके सामने रखी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।